जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली जो आपका आकांक्षा 40 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग कुछ आज मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 पार्ट 3 इस प्रकार से मैं आपको करके वीडियो देता रहूँगा जब तक कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं हो जाता। अब आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहीं पे आपको चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या फिर कोई भी हो, बायोलॉजी हो या तो फिर देखा जाए तो जो आपके पास जो आपका मैथ होता है, सभी का आपको पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिलेगा। कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी बच्चा 10th का तैयारी करना चाहते हो कि आपको 10th का भी एग्जाम देना है, आकांक्षा के चक्कर में 10th खराब मत कर लीजिएगा, ठीक है। 10th को भी साथ ही साथ लेते हुए आपको आकांक्षा को भी क्लियर करना है। तो वो दोनों करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहिए। 10th का भी आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहे हैं। आप लोगों ने देखा नहीं है, जाके देख लीजिए। क्लास 10 के मैथमेटिक्स का मैं आपको हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बोर्ड में करा रहा हूँ, आपको सब्जेक्टिव करा रहा हूँ। तैयारी अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। साइंस का भी सब्जेक्टिव में ले रहा हूँ, साइंस का सब ऑब्जेक्टिव भी लिया जा रहा है, ठीक है। और बेसिकली पंकज सर हिस्ट्री ले ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश का वीडियो मिल ही रहा है आपको। तो टोटल तैयारी आपको यहीं से कराया जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो जो आपके पास है यहाँ पे। देखो ये जो प्रश्न है बेसिकली देखा जाए तो ये जो सभी प्रश्न मैं करा रहा हूँ बेसिकली आकांक्षा का जो प्रीवियस सेट आया हुआ है पहले मैं उससे करा रहा हूँ। पहले सेट्स को कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको इन्हीं सेट के आधार पर मैं आपको जो जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो भी मैं कराऊंगा। एकदम अच्छे से तैयारी दूंगा, टेंशन मत लो। तो देखो लिखा है कि ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। तो ओम का नियम का जो वक्र होता है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधा कर्व होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देख लो इस प्रकार से भी आई का देखा जाए ग्राफ होता है जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि रेखीय आपका आरेख होता है। एक नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिया कि एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात होता है। अभी मैंने बताया जो मैंने अभी ओम का जो जिक्र किया ना, बेसिकली ओम का जो नियम था उसमें जो कर्व बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो ओम का नियम होता है उसमें जो आपके पास वोल्टेज होता है और जो करंट होता है इसका अनुपात हर वक्त सेम होता है। इसी के कारण से तो उसका जो देखा जाए ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो अनुपात होता है हमेशा सेम होता है, यानी कि ये स्थिर रहेगा। 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, लिखा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखो तो यहाँ पे सौर कोशिका बेसिकली हिंदी गलत लिखा हुआ है, बेसिकली सोलर सेल इंग्लिश करेक्ट लिखा हुआ है। इस टाइप के एग्जाम्स में क्या होता है कि इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है और इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी में, जिससे क्या होता है कि हिंदी कई बार गलत हो जाता है। तो आप लोग अगर आप लोग हिंदी समझ नहीं पा रहे हो, फिर लग रहा है कि हिंदी में कुछ गड़बड़ी है, तो एक बार इंग्लिश को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो होता है वो सही लिखा हुआ होता है। तो देखो यहाँ पे सोलर सेल कितना अच्छा लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे लिखा है सौर कोशिका, जो कि गलत बात है, ठीक है। तो देखा जाए इंग्लिश पर हम लोग बात करें, देखो जेनरेटर हो गया, सोलर सेल हो गया, बैटरी हो गया, ये तीनों का तीनों जो है इनके अंदर में एनर्जी होता है या स्टोर किया जा सकता है। परंतु जो रियोस्टर माने रियोस्टर होता है, ठीक है ना, रियोस्टेट जो होता है, ठीक है, बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए ये प्रश्न 10th क्लास में आप लोग बहुत बार बनाए हो, ठीक है। लिखा है कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो यही अगर समांतर के जगह पे श्रेणी क्रम बोलता ना तो बस नॉर्मली 2 + 3 + 5 करते तो कुल प्रतिरोध निकल जाता, 5 3 8 2 10 ओम हो जाता है आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया भी है ताकि बच्चा आप लोग गड़बड़ी करो। पर यहाँ पे समांतर क्रम मतलब यहाँ पे देखा जाए तो श्रेणी क्रम नहीं दिया हुआ है, समांतर क्रम दिया हुआ है। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो मान लो तुल्य प्रतिरोध अगर 1/r है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस का 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, इस प्रकार से चलता चल रहा है जितना प्रतिरोध है। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध है तो मान लो r1 2 है, r2 3 है और r3 जो है वो 5 है। तो इसको जोड़ोगे सब तो क्या आएगा आपके पास, तो जो तुल्य प्रतिरोध 1/r आएगा वो क्या आएगा आपके पास 1/r1 यानी कि 2, 1/r2 यानी कि 3, 1/r3 यानी कि 1/5। इनका एलसीएम लो तो कितना होगा 30 होगा,
यहाँ पे हो जाएगा 30 जो होता है 2 का पारा में 15 होता है, 15 गुना 1 15 हो गया, प्लस का 3 10 है 30 यानी कि 10 आएगा यहाँ पे। और आ जाएगा देखा जाए तो 5 6 30 यानी कि 6 आ जाएगा। यानी कि कितना हो गया आपके पास 16, और इधर देखा जाए तो आपके पास 15 यानी कि 31 है, यानी कि 31/30 आपके पास आया। तो ये जो 31/30 आया बेसिकली ये 1/r का वैल्यू आया। पर आपको यहाँ पे r निकालना है, तो बस इसको पलट दो, इधर पलटोगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा ना। तो इधर पलटोगे तो यह r बन गया, इधर पलटोगे तो 30/31 बन गया। यानी कि 30/31 कहाँ दिख रहा है, 2 नंबर ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। और चूंकि प्रतिरोध कैसा है, मतलब ओम होता है, जिसका सिंबल इस प्रकार से वो हेडफोन जैसा होता है, इसलिए आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा 30/31 ओम। ठीक है, चलो तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर कैसा यूनिट क्या होता है, सबको पता है कि शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है वो बेसिकली वाट होता है। 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपके पास, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिव वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, आप लोगों ने आर का फॉर्मूला पढ़ा है कि ρ/L/A होता है। ठीक है ना, रो तो बेसिकली तार की प्रकृति होती है कि वो सोना का है कि चांदी का है, एल उसकी लंबाई होता है, और जो ए होता है यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि तार कितना मोटा है। सुना होगा आप लोगों ने 1 mm का तार है, 1.5 mm का तार है, 2 mm का तार, वो जो mm होता है बेसिकली वो ए को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को देखकर क्या समझ में आता है कि L जो होता है ये R और L आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी कि L बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन ए यहाँ देख लो कि नीचे में है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, इसको आप लोग R प्रोपोर्शनल 1/A लिख सकते हो। इससे क्या समझ में आता है कि अगर तार की मोटाई बढ़ोगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और तार की अगर मोटाई को घटा दोगे, पतला तार लोगे, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कि ए जो होता है यही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और जो आपके पास तार का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और तार के लंबाई के समानुपाती होता है। तो इनसे क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है आपको पता है कि अवतल दर्पण में टोटल 6 जगहों पे बिंबों को रखा जाता है उनका प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात ये जो आपके पास F और यहाँ पे देखा जाए तो P के बीच में रखा जाता है। फिर एक देखा जाए तो आपके पास देखा जाए तो अगर हम इसको C बोले, ठीक है ना, तो C और F के बीच में रखा जाता है। ठीक है, और एक C से परे रखा जाता है, और एक C पर रखा जाता है, और एक अनंत पर रखा जाता है। 6 जगहों पर टोटल रखा जाता है। C बेसिकली वक्रता केंद्र को मैं मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है, और 6 जगह पर अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनता है बिंब का। ठीक है ना, तो देखा है तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि आप लोग कहाँ रख रहे हो, एफ पर रख रहे हो कि एफ और पी के बीच में रख रहे हो, कि सी पर रख रहे हो कि सी और एफ के बीच में रख रहे हो, या फिर सी से परे रख रहे हो, या फिर आप लोग अनंत पर रख रहे हो। जहाँ पर रखोगे उसके हिसाब से बिंब का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज गिवन बाय, तो 1 प्लस का डी बाई में एफ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आई होप, मुझे पता है कि आप लोग पढ़े नहीं हो, पर इसको जरूर याद रखिएगा। आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है, तो बेसिकली इसकी जो शक्ति दिया जाता है वो 1 प्लस का डी बाई एफ फॉर्मूला से दिया जाता है। कभी कभी 1 प्लस का बड़ा डी बाई एफ लिखता है, तो एक ही चीज़ है, बड़ा डी भी कई बार लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये सब हायर क्लास की चीज़ें हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म, यानी कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। तो बेसिकली ये देखा है तो ऑन रेटिना, यानी कि रेटिना पर तैयार होता है, ना ही रेटिना के सम्मुख, ना ही रेटिना के पीछे, ना ही रेटिना के आगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है यानी कि आपको कोई दृष्टि दोष है, या तो दूर दृष्टि दोष होगा, या जरा दूर दृष्टि होगा, या तो निकट दृष्टि दोष होगा। परंतु अगर रेटिना पर बन रहा है यानी कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है। देखो, एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी। ये लेंस के लिए भी होता है और ये दर्पण के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे लेंस की क्षमता जो होती है वो सिर्फ लेंस के लिए होती है, पर जो ये अपसारी और अभिसारी, देखो अपसारी का मतलब होता है फैलाना,
ठीक है ना। और जो आपके पास देखा जाए तो एक होता है अभिसारी, इसका मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो जो भी लेंस या दर्पण प्रकाश की किरण को फैलाएगा वो अपसारी लेंस या दर्पण कहलाएगा, और जो सिकुड़ाएगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, अभिसारी लेंस या दर्पण कहलाएगा। तो अपसारी अगर लेंस की बात करूँ तो आपको पता है कि जो अवतल लेंस होता है इसमें प्रकाश किरण पड़ते ही इस प्रकार से वो दूर हटता है, यानी कि वो फैला देता है। और यही चीज़ पूछा है कि अपसारी लेंस जो यानी कि इस अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। तो देखो ये जब ये देखा जाए तो ये जो आपके पास परावर्तित या फिर बोले कि जैसे प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बाद जो निकल जा रही है, ठीक है ना, परावर्तित हो जा रही है, तो देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये पीछे तरफ मिलता है, यानी कि देखा जाए तो दर्पण के बाईं ओर मिलता है, और दर्पण के बाईं ओर नेगेटिव होता है, यानी कि इसका जो फोकस दूरी होगा तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग कमेंट कर बताइए कि जो अवतल या उत्तल कौन सा दर्पण अपसारी लेंस होता है और कौन सा अभिसारी लेंस होता है। क्वेश्चन इससे भी बनता है, ठीक है। अच्छा, देखिए कि खुरदरे सतह द्वारा परावर्तन कहलाता है तो अनियमित परावर्तन कहलाता है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है यहाँ पे अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है। तो देखो याद रखिएगा कि अगर कोई भी देखा जाए तो माध्यम में अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यानी कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे पानी है, तो इधर से प्रकाश की किरण आई और इस पानी में घुस गया, तो यहाँ क्या होगा, अपवर्तन होगा प्रकाश का, क्योंकि पानी में ये घुस गया। ये पहले वायु माध्यम से आया, जाके पानी माध्यम में घुस गया, यानी कि दो अलग माध्यम में जब प्रकाश की किरण ट्रेवल करती है तो वहाँ पे अपवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ अपवर्तन की घटना हो रही है। तो जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश का कौन सा गुण है जो नहीं बदलता है। तो देखो सब बहुत को बोलेगा सर प्रकाश की चाल, जो कि गलत बात है। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे उसकी चाल घटती जाती है, यानी कि चाल में तो भाई साहब ये सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि चाल जो होता है वो परिवर्तित होता है। दिशा भी परिवर्तित होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो अभिलंब होता है, या तो जो आपके प्रकाश की किरण होती है जैसे अंतर कर जाती है वो तो अभिलंब की ओर या तो फिर अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। चलो ये भी बता देता हूँ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो आपके पास प्रकाश की किरण होती है अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे प्रकाश की दिशा को भी हम लोग नहीं माने, क्योंकि ये भी चेंज होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तरंग दैर्ध्य का, तो तरंग दैर्ध्य भी बदलता है, तरंग दैर्ध्य भी बदलता है, पर आवृत्ति जो होता है ये बेसिकली सीधा इसका संपर्क कलर से होता है, यानी कि प्रकाश में जो कलर होता है, जैसे कि प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, तो उससे ये देखा जाए निर्भर करता है। तो यही जो आवृत्ति होता है ये कभी भी आपका परिवर्तित नहीं होता है अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में, याद रखिए बात। अगर कभी भी ऑप्शन में आयाम भी दिख जाए ना तो आयाम भी बदलता है, ठीक है, पर आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है। जैसे एक एग्जाम्पल, कभी भी अगर आप लोग एक रेड प्रकाश को अगर आप लोग अपवर्तित कराते हो, ठीक है ना, तो देखना वो रेड ही रहेगा, ऐसा नहीं कि व्हाइट हो जाएगा या पीला हो जाएगा, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस में है, यानी कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है ना, बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, या फिर नहीं जानते हो तो 11 12 में अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एज कम्पेयर टू, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आपको कंपेयर करना है आईपीस के साथ ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी कि देखा जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो देखा जाए तो आईपीस के मुताबिक कैसा होता है, तो आईपीस के मुताबिक स्मॉल फोकस लेंथ वाला होता है, यानी कि छोटा होता है, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, छोटी फोकस दूरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे लिखा है कि समकोण प्रिज्म का कोण होता है। देखो नाम में ही पता चल रहा है समकोण, यानी कि 90 डिग्री की बात चल रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज 50 देखा जाए तो 15 प्रश्न ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, हल्का हल्का करके करते जाना, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ कर लेना है, तो फिर भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि क्लास 10 की भी तैयारी बहुत धुआंधार तरीके से चल रही है, तो जो बच्चे 10th का भी तैयारी करना चाहते हैं यहीं से कर सकते हैं, कहीं भी दूसरी जगह जाने की जरूरत है नहीं। मैं मैथमेटिक्स का लगातार वीडियो ले रहा हूँ, साइंस का भी लगातार वीडियो आपको मिल रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पंकज सर SST का ले ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश का वीडियो टाइम टू टाइम मिल ही रहा है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं।
तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स 24 घंटा खुला है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम और जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे जाके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम का टाइम है। कब क्या होगा, कब किसका मूड क्या बदलेगा, तो वो चीज़ें आपको अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।